आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक फॉर द बैंक प्रमोशंस। सभी बैंक्स के लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। सो अगर आप बैंक प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर टू गो फॉर दीज पर्टिकुलर वीडियोस। दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट? जल्दी से जल्दी ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका एक्सेस जरूर मिल पाए। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले जो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट्स रिलेटेड टू द कंपनीज एक्ट, राइट? तो न्यू कंपनीज बिल 2013 टॉपिक है जिसके बारे में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेक श्योर कीजिएगा कि वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करें। एंड इसमें हम आईओएस यानी कि इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग, जो आपका ओम्बड्समैन स्कीम है, नॉट इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बट इंटीग्रेटेड जो ओम्बड्समैन स्कीम है, आरबीआई आईओएस है, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं, राइट? चलिए सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो जब भी आप किसी कंपनी का अकाउंट ओपन करते हैं उस टाइम पर आपको कुछ एक डॉक्यूमेंट चाहिए रहेंगे। अब कंपनी क्या है? कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि ह्यूमन एंटिटी से अलग है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक लीगल पर्सन है। एंड कंपनी को बनाया जाता है, उसकी रजिस्ट्रेशन करते हुए बनाया जाता है। और रजिस्ट्रेशन किसके पास होती है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। एंड जब भी रजिस्ट्रेशन होता है, राइट, उसके बाद कंपनी अपना बिजनेस कमेंसमेंट करती है, स्टार्ट। कंपनी का एक ऑफिस होता है, हेडक्वार्टर होता है, हेड ऑफिस होता है। एंड साथ ही साथ कंपनी की कॉमन सील होती है। जो कंपनी की कॉमन सील होती है वो कंपनी के सिग्नेचर्स की तरह एक्ट करती है। और कंपनी के केस में एक होते हैं ऑनर्स, यानी कि मेंबर्स जिनकी ऑनरशिप है, जिनका स्टेक है उस कंपनी में। और दूसरे होते हैं डायरेक्टर्स, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वही है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वही है जो बेसिकली कंपनी को मैनेज करते हैं। कंपनी की जो भी दिनचर्या है, डे टू डे चीजें हैं, उनको मैनेज करने का काम क्या है? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है। सो इन द केस ऑफ कंपनी, जो ओनरशिप है वो अलग है फ्रॉम द मेंबरशिप, ठीक है? तो ओनरशिप जो रहती है वो बेसिकली मैनेजमेंट से लगे, नॉट फ्रॉम द मेंबरशिप, वो मैनेजमेंट से अलग होती है। मैनेजमेंट का पार्ट अलग रोल लोग प्ले करते हैं, और जो पर्टिकुलर आप कह लो कि ओनरशिप होती है वो अलग पर्सन के पास होती है, राइट? यहां तक के पॉइंट क्लियर है। और साथ ही साथ कंपनी के केस में परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी कि कंपनी की कभी भी डेथ नहीं होती। अगर कंपनी कभी डेथ होगी तो डेथ विल बी द लीगल डेथ ऑफ द कंपनी ओनली, अदरवाइज देयर इज नो डेथ ऑफ द कंपनी। कंपनी को लीगली वाइंड अप करना पड़ेगा, लिक्विडेट करना पड़ेगा। कंपनी का क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन होता है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द फैक्ट्स ओवर हियर। इन द केस ऑफ कंपनी यू रिक्वायर अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नो सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट कहने का मतलब है कि जब भी कोई पर्सन डील करता है किसी कंपनी के पास, तो ये माना जाता है कि आपने इन डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू कर लिया है। तो इसमें वो चीजें होती हैं जो बताती हैं कि कंपनी आउटर वर्ल्ड के साथ किस तरह से डील करेंगी, वो चीजें बताई जाती हैं इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और कंपनी के इंटरनल बाय लॉज क्या हैं, इंटरनली कंपनी किस तरह से चलेगी, वो सब चीजें किसमें बताई जाती हैं? दोज ऑल थिंग्स आर कवर्ड अंडर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। उन सभी चीजों को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कवर किया जाता है। इंटरनल प्रोसीजर्स क्या रहने वाले हैं, प्रोसेसेस क्या रहने वाले हैं, रूल्स रेगुलेशंस क्या रहने वाले हैं, दोज ऑल थिंग्स आर कवर्ड अंडर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। Further, certificate of incorporation is the birth certificate of the company। कंपनी के बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में है। और फर्दर इन केस ऑफ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी, मैं आपको फर्दर बताऊंगा कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में जो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होता है, डेट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। यानी कि जब भी आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट देना होता है कि भाई आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, राइट? एंड इसके अलावा जब आप अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं तो कंपनी के केस में होता है एक रेजोल्यूशन विच विल बी गिवन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
जो होंगे वो एक रेजोल्यूशन देंगे एंड इसमें वो बताएंगे कि कंपनी के ऑथराइज्ड सिग्नेटरी कौन रहने वाले हैं एंड साथ के साथ वो ये भी बताएंगे कि ऑपरेशंस कैसे रहेंगे अकाउंट के, सब चीजें इसमें बताई जाएंगी। एंड दिस रेजोल्यूशन इज अ मेन डॉक्यूमेंट, राइट, एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एंड इट इज टू बी हैव अ कॉमन सील। कॉमन सील होना जरूरी है ऑथराइज सिग्नेटरी, या फिर ऑथराइज सिग्नेटरी के जो सिग्नेचर्स हैं वो इसमें होने जरूरी हैं, ठीक है। और साथ के साथ जो ऑथराइज सिग्नेटरी हैं उनके डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ में लगेंगे। क्लियर है चीज? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नंबर ऑफ मेंबर्स। अगर मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में मेंबर्स के बारे में बात करूं, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं। वैसे पूरा का पूरा ये टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इन केस ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रहते हैं दैट इज 2 एंड मैक्सिमम नंबर्स आर 200। बट इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो रहते हैं 7 एंड मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं होती है, कितने भी मेंबर हो सकते हैं। लाइक मान लो इन्फोसिस की बात करें, इन्फोसिस इज अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी? एनीवन काइंडली डू आंसर एट द अर्लीस्ट, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। Kindly do answer at the earliest. In case of Infosys, if we talk about, Infosys is a public limited company or a private limited company? तो डेफिनेटली जो Infosys है that is a public limited company, वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, राइट। क्यों? क्योंकि उसके शेयर्स पब्लिकली ट्रेडेड है, उसके शेयर्स पब्लिकली ट्रेडेड हैं, पब्लिकली अवेलेबल है, यानी कि कोई भी पर्सन उसके शेयर्स को परचेज कर सकता है। यू कैन बी परचेजिंग द शेयर्स ऑफ द इन्फोसिस एंड आप उसके पार्ट ऑनर बन सकते हैं, राइट। सो इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रहेंगे दैट इज 7 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मेंबर्स हैं दैट इज 15। वो कितने रहेंगे? दोज आर सॉरी, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई भी लिमिट नहीं है, देयर इज नो अपर लिमिट फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। डायरेक्टर्स की लिमिट है, डायरेक्टर्स जो रहेंगे चाहे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो रहेंगे दैट इज 15। अच्छा, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने रहेंगे? मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन केस ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इट इज 2 एंड इन केस ऑफ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी इट इज 3, ठीक है। एंड पहले क्या होता था कि आपको मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती थी, लेकिन अब कोई भी मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, नाइदर इन द केस ऑफ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी नॉर इन द केस ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पहले लेकिन ये रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, ठीक है। तो कंपनी के एसेंशियल फीचर्स की अगर बात करें, सबसे पहली बात है कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी कि अगर इसके मेंबर्स की डेथ होती है, रिटायरमेंट होती है, इंसॉल्वेंसी होती है, तो कंपनी के एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड कंपनी के केस में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों? क्योंकि देखो पार्टनरशिप फर्म के बारे में जब हमने बात करी थी, आई टोल्ड यू वेरी मच क्लियरली दैट इन द केस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म वी आर हैविंग द सिनेरियो रिलेटेड कि भाई आप पार्टनरशिप फर्म के केस में लाइबिलिटी जो होती है दैट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इन केस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म वी टॉक्ड अबाउट दैट वी आर हैविंग द अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये बात हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है कि पार्टनरशिप फर्म के केस में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। व्हाट डज इट इंडिकेट? कि जो पार्टनर्स हैं उनकी पर्सनल लाइबिलिटी भी होती है और साथ ही साथ उनकी जो उनका स्टेट है, राइट, जो इन्वॉल्व है पार्टनरशिप फर्म में वो तो इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ पर्सनल लाइबिलिटी भी होती है। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। लाइक अगर आप कंपनी के शेयर्स परचेज करते हो, ये थोड़ा ना कि वो आपके पर्सनल एसेट्स के ऊपर भी कब्जा कर लेंगे कल को अगर कंपनी का दिवालिया निकलता है तो। नो, दैट इज नॉट द केस विच इज अवेलेबल, राइट। तो इन केस ऑफ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी और सम कंपनी, जो कंपनी के केस में लाइबिलिटी रहेगी वो लिमिटेड लाइबिलिटी होती, देयर इज अ लिमिटेड लाइबिलिटी। इट कुड बी लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स, ये भी हो सकता है कि लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स हो, यानी कि जितने आपके पास शेयर्स अवेलेबल है उतनी लाइबिलिटी हो, या लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी हो सकता है, या अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी हो सकती है अगर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है तो। बट इन जनरल अगर हम देखें, कंपनी को बनाने का, इनकॉर्पोरेट करने का मेन पर्पज ये होता है कि लिमिटेड लाइबिलिटी चाहिए। और कंपनी के सिग्नेचर्स को क्या कहते हैं? व्हाट वी से, कंपनी सिग्नेचर जो ऑफिशियल सिग्नेचर होते हैं कंपनी के, उनको क्या कहा जाता है?
कंपनी के सिग्नेचर को कहा जाता है कॉमन सील, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है, दैट इज नॉट मैंडेटरी। एंड कंपनी के जो शेयर्स होते हैं दोज आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। अगर मैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करता हूं तो उस केस में जो कंपनी के शेयर्स हैं दोज आर फ्रीली ट्रांसफरेबल एंड सेपरेट प्रॉपर्टी ओनरशिप होती है, राइट। तो अगर मैं इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से बात करूं तो कंपनी की क्या क्या टाइप्स होती हैं। अगर मैं इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से बात करता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स वेल, कि कंपनी का जन्म किस हिसाब से हुआ है। इट कुड बी रिलेटेड टू कि किसी पर्टिकुलर चार्टर के अंदर कंपनी को बनाया गया है तो इट विल बी सेड टू बी द चार्टर्ड कंपनी, तो उसको क्या कहा जाएगा, दैट विल बी सेड टू बी द चार्टर्ड कंपनी। इंडिया में ऐसी कंपनीज नहीं होती हैं किसी रॉयल चार्टर के अंदर कंपनी को बनाया गया हो। हाँ, दूसरी कंपनी अगर मान लो किसी लेजिस्लेचर के अंदर बनाया गया, किसी पर्टिकुलर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर बनाया गया है, तो ऐसी कंपनी को क्या कहेंगे, वी से सच कंपनी टू बी स्टैच्यूटरी कंपनी। ऐसी कंपनी को हम स्टैच्यूटरी कंपनी कहते हैं, राइट, दैट इज अ स्टैच्यूटरी कंपनी। जैसे मान लो LIC है। फर्दर अगर कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है तो सिंपली उसे क्या कहेंगे, वी से सच कंपनी टू बी रजिस्टर्ड कंपनी। हर एक कंपनी को रजिस्टर करवाना मैंडेटरी होता है एंड जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होगी उसे क्या कहेंगे, विल बी सेइंग इट टू बी रजिस्टर्ड कंपनी। अच्छा, ये तो इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से था। अगर मैं बेस्ड ऑन लाइबिलिटी की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द लाइबिलिटी, तो एक होगा कंपनी लाइबिलिटी बाय द कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। एक तो होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी कि जितने शेयर्स है मैक्सिमम लाइबिलिटी आपके पास उतनी है, जितनी फेस वैल्यू होती है उतनी लाइबिलिटी है, उससे ज्यादा की लाइबिलिटी नहीं होगी। दूसरा होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, यानी कि अगर आपने कोई गारंटी दी है, जितने अमाउंट तक की गारंटी देंगे आपकी उतनी लाइबिलिटी होगी, राइट, उससे ज्यादा की लाइबिलिटी आपकी नहीं होगी, दैट इज सेड टू बी द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। एंड एक टाइप होती है लाइबिलिटी के क्लॉज के हिसाब से, डेट अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जैसे पार्टनरशिप फर्म के केस में होता है। बट अगर आप ऐसे ही बना ही रहे हो कंपनी तो आई डोंट थिंक सो उसका कोई बेनिफिट रहने वाला है, क्योंकि मेंबर्स की लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड होगी उस केस में भी, यानी कि उनके पर्सनल एसेट्स भी लायबल हो जाएंगे, राइट। तो ये चीज होती है। अच्छा, फिर से अब बताइएगा, जल्दी से बताइएगा कि प्राइवेट कंपनी के केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक एंड शेयर जरूर करें। काइंडली डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर द वीडियो एट द अर्लीएस्ट। अगर वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो समझ में आ रही है अगर वीडियो, तो ठीक है। कितने नंबर मैक्सिमम होता है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, इट इज 200। प्राइवेट कंपनी के केस में जो मिनिमम मैक्सिमम नंबर है दैट इज 2 और 200। प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 है, मैक्सिमम नंबर 200 है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द पब्लिक कंपनी तो मैक्सिमम क्या है, दिस इज 7 मिनिमम एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड। मैक्सिमम अनलिमिटेड है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन रिलेटेड टू द नंबर ऑफ मेंबर्स। एंड ऑलरेडी आई टोल्ड यू अबाउट द डायरेक्टर्स की लिमिट क्या है, दिस इज 2 and 15 इन केस ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी इट इज 3 and 15। क्लियर है पार्ट, यहां तक की चीजें क्लियर हो गई हैं सभी को, यस लिख दीजिए अगर चीजें क्लियर हो गई हैं। अच्छा, अगर मैं बताऊं रिलेटेड टू प्राइवेट कंपनी तो बता दिया, पब्लिक कंपनी बता दिया, कंट्रोल के हिसाब से कंपनीज कौन सी होती हैं, बेस्ड अपॉन कंट्रोल, यहां पर लिख देता हूं। कंट्रोल के हिसाब से कौन सी कंपनी होती है, एक कंपनी होती है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी वो होगी जिसके पास शेयर होल्डिंग 50% से ज्यादा है, जिसके पास वोटिंग पावर 50% से ज्यादा है, उस कंपनी को हम कहते हैं होल्डिंग कंपनी, राइट। और एक होती है सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी जिसकी पेरेंट कंपनी होगी अलग से, या जिसे कंट्रोल किया जाएगा होल्डिंग कंपनी के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं, वी से सच कंपनी टू बी द सब्सिडरी कंपनी। ऐसी कंपनी को सब्सिडरी कंपनी कहा जाता है। क्लियर है। एंड अगर मैं ऑनरशिप के हिसाब से देखूं, बेस्ड अपॉन ऑनरशिप, तो एक होती है गवर्नमेंट कंपनी।
गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक 51% या उससे ज्यादा है। गवर्नमेंट का जो स्टेक है, इफ इट इज 51% और मोर देन दैट, इन दैट सिनेरियो इट इज सेड टू बी द गवर्नमेंट कंपनी, उसे गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। बट अगर स्टेक 51% से कम है पेड अप शेयर कैपिटल का, तो उसे हम क्या कहते हैं, वी से इट टू बी नॉन गवर्नमेंट कंपनी। अच्छा, आई टोल्ड यू डिफरेंट टर्म्स, लाइक मैंने आपको फेस वैल्यू के बारे में बताया, आई टोल्ड यू अबाउट द पेड अप शेयर कैपिटल। डू यू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स, यस और नो? काइंडली डू कंफर्म, अदरवाइज आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या होती हैं ये चीजें। अदरवाइज आई टेल यू कि क्या चीजें होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते चीजों को। दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, राइट? यू शुड बी हैविंग द नॉलेज रिलेटेड टू दीज। चलिए बता देता हूं एक बार मैं। लेट मी ओपन अ शीट ओवर हियर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, राइट? सो वी आर हैविंग अ रफ शीट विद अस नाउ, ठीक है? तो इस तरह से सोचो, कंपनी यहां पर है, कंपनी, राइट? और कंपनी का मेजर पर्पस क्या है? कंपनी को अपनी वेल्थ को इंक्रीज करना है ताकि अपने बिजनेसेस में लगा पाए, ठीक है? अपने बिजनेस में कंपनी पैसा लगा पाए, कंपनी को अपनी वेल्थ को इंक्रीज करना है। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी के पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है दैट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, राइट? और इसमें होती है एक क्लोज जिसको हम कहते हैं कैपिटल क्लोज, राइट? अलग अलग क्लोज होती है, नेम क्लोज, प्लेस क्लोज, राइट? तो इसमें क्लोज होती है दैट इज अ कैपिटल क्लोज। नाउ कैपिटल क्लोज में ये बताया जाता है कि कंपनी किसी भी टाइम पर मैक्सिमम पैसा कितना उठा सकती है। कंपनी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मैक्सिमम जो पैसा है वो कितना उठा सकती है, एंड उसे हम क्या कहते हैं? वी से इट टू बी द ऑथराइज्ड कैपिटल। जो मैक्सिमम पैसा कंपनी उठा सकती है उसे कहा जाता है ऑथराइज्ड कैपिटल। क्लियर है चीज? व्हाट वी से इट टू बी, वी से इट टू बी द ऑथराइज्ड कैपिटल, कि मैक्सिमम पैसा कंपनी कितना उठा सकती है किसी भी टाइम के ऊपर। लेट्स से केस की हम बात करते हैं एबीसी कंपनी के बारे में, एंड हम कहते हैं कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और मैक्सिमम जो पैसा ये उठा सकती है किसी भी टाइम के ऊपर, लेट्स से इट इज 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ ये मैक्सिमम पैसा उठा सकती है, राइट? यहां तक क्लियर है? अब कंपनी डिसाइड करती है कि मैं इस 10,000 करोड़ में से जो आईपीओ इशू करूंगी, जो आईपीओ इशू करूंगी वो इशू करने वाली हूं 5,000 करोड़ का। कितने का? 5,000 करोड़ का आईपीओ इशू करना है इस कंपनी ने, राइट? तो ये बन जाएगा इशूड कैपिटल। जो कंपनी इशू करना चाहती है वो बन गया इशूड कैपिटल। एंड वो इशूड कैपिटल कितना मैंने आपको बताया? आई टोल्ड यू इट टू बी 5,000 करोड़। कोई अमाउंट नहीं होता, जस्ट आपको एजम्पशन से के साथ अमाउंट यहां पर बता रहा हूं, बट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, राइट? सो दैट इज योर 5,000 करोड़ ओवर हियर। क्लियर है चीज, राइट? अब ये 5,000 करोड़ जो है ये कंपनी इशू करना चाहती है। लेट्स से आईपीओ आएगा, आईपीओ जो है उसका प्रोस्पेक्टस जाएगा सेबी के पास, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास जाएगा, उसमें मैक्सिमम अमाउंट ये बताया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली कंपनी डील विद इट, राइट? अब उसके बाद क्या हुआ? लोग अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स रिटेल इन्वेस्टर अपने अलॉटमेंट लगाएंगे एएसबीए के थ्रू, राइट? एंड इसके अलावा जो क्यूआईबीज हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, वो अपनी बिड्स लगाएंगे, राइट? कॉर्पोरेट सेक्टर्स के तहत। अब ये क्या करेंगे? एप्लीकेशंस देना स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन को क्या कहते हैं? वी से इट टू बी सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं? सब्सक्रिप्शन कहते हैं। एंड जो सब्सक्रिप्शन होती है ना, ये अब क्या होती है? ओवर भी हो सकती है, यानी कि आपने जो शेयर निकाले मार्केट में वो निकाले 5,000 करोड़ के, लेकिन अगर आपके पास एप्लीकेशन 6,000 करोड़ की आ गई तो इट कुड बी द केस कि आपके पास एप्लीकेशंस आ गई 6,000 करोड़ की, पहला केस। दूसरा केस कि आपके पास एप्लीकेशंस आई सिर्फ और सिर्फ 4,600 करोड़ की, आपने निकाला 5,000 करोड़ का लेकिन 4,600 करोड़ की आई। सो दोनों सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला सिनेरियो क्या है कि आपने ओवर सब्सक्रिप्शन होगी आपके शेयर्स की, यानी कि आपने शेयर्स निकाले 5,000 करोड़ के लेकिन आपके पास एप्लीकेशन आ गई 6,000 करोड़ की, भाई 6,000 करोड़ के लोग शेयर डिमांड कर रहे हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, राइट? तो उस केस में क्या कहेंगे? वी से इट टू बी द केस ऑफ द ओवर सब्सक्रिप्शन। हम उसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहेंगे। एंड जहां पर कम है उसे क्या कहेंगे? वी से इट टू बी अंडर सब्सक्रिप्शन।
we will be saying it to be under subscription or the over subscription. clear है ये part? now when we are telling कि ये over subscription है या फिर under subscription है, right, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता as such तब तक allotment के हिसाब से अगर ना देखे तो। यानी कि इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ये नहीं है कि आप 6000 करोड़ के शेयर्स अलॉट कर दोगे, आपने करने वही है जो आपने इश्यू करने थे मैक्सिमम, ठीक है, 5000 करोड़ के। तो उसके केस में हम डिसाइड करेंगे किसको कितने शेयर्स देने हैं, या तो हम सभी को प्रो राटा बेसिस के ऊपर दे देंगे, यानी कि जितनी भी एप्लीकेशंस आई किसी को 90% मिल गए, किसी को 50% मिल गए, उसके हिसाब से दे देंगे। या फिर हम क्या करेंगे, कई पर्सन को शेयर्स इश्यू कर देंगे, कईयों को नहीं करेंगे, राइट, दैट कुड बी द केस। लेकिन वो कौन सी कैपिटल होती है, दैट इज अ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल के बाद जो कैपिटल का नाम आता है माइंड में, दैट इज द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल कुड बी मोर देन दैट, ये ज्यादा भी हो सकती है इसलिए 2 सर्कल बना रहा हूं, या फिर ये कम भी हो सकती है, ये ज्यादा भी हो सकती है या फिर कम भी हो सकती है। और इसे हम क्या कहते हैं, वी से सच कैपिटल टू बी द सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इसको सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। लेकिन अभी तक एक्चुअल में कोई पैसा कंपनी के पास आया नहीं है, राइट। अब जब अलॉटमेंट हो जाएगी तो लोग पैसा पे करेंगे, कंपनी पैसा मांगेगी, राइट। एंड जो पैसा एक्चुअल में कंपनी के पास आएगा, जो पैसा एक्चुअल में कंपनी के पास आएगा, डेट इज सेड टू बी व्हाट, उसको हम क्या कहते हैं, वी से सच अमाउंट टू बी पेड अप कैपिटल, राइट। उसे हम क्या कहेंगे, we say it to be the paid up capital। तो आपके पास अलग अलग तरह की कैपिटल है, you should be able to understand now, like one it is related to the, सबसे पहले क्या है, ऑथराइज्ड कैपिटल, जो मैक्सिमम कैपिटल है जो कंपनी ऑथराइज्ड है, जो वो इशू कर सकती है मैक्सिमम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, उससे ज्यादा पैसा आप इशू नहीं कर सकते हैं, दैट इज ऑथराइज्ड कैपिटल। अब उसमें से जो अमाउंट आपने इशू करना है, दैट इज द इशूड कैपिटल। जो एप्लीकेशंस आपके पास आई हैं वो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इट कुड बी ओवर सब्सक्रिप्शन, इट कुड बी अंडर सब्सक्रिप्शन। एंड उसके बाद जो एक्चुअल में अमाउंट आपके पास आएगा कंपनी के पास, दैट इज अ पेड अप कैपिटल, दैट इज अ पेड अप कैपिटल। अच्छा, एक और कंसेप्ट होता है इसमें शेयर प्रीमियम का, इट इज रिलेटेड टू द शेयर प्रीमियम। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द टर्म शेयर प्रीमियम, ठीक है, बैलेंस शीट में आपको दिख जाएगा ये टर्म शेयर प्रीमियम। शेयर होल्डर्स इक्विटी तो दिखेगा, साथ में दिख जाएगा शेयर प्रीमियम। नाउ व्हाट इज इट, ये क्या चीज होती है, लेट्स से द केस कि आपके शेयर की फेस वैल्यू जो है वो है ₹100, वो 100 रुपीज है, ठीक है, फेस वैल्यू आपके शेयर की, कंपनी के शेयर की 100 रुपीज की है। एंड मार्केट में वो शेयर फ्लोट कर रहा है अराउंड 253 रुपीज का, दैट इज फ्लोटिंग अराउंड ₹253। व्हाट डज दिस इंडिकेट, इसका मतलब है कि पेड अप कैपिटल जो है इसमें से वो तो 100 रुपीज की है, और जो मेंबर की लायबिलिटी रहेगी एक शेयर को लेकर के वो मैक्सिमम लिमिटेड रहती है बाय द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, बाय द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। यानी कि अगर आपके पास 10 शेयर है तो आपकी मैक्सिमम लायबिलिटी 1000 रुपीज की है, नॉट रिलेटेड टू 25,300, इट वुड बी 1000 रुपीज ओनली, राइट। जो आपकी फेस वैल्यू उतनी आपकी मैक्सिमम लायबिलिटी है, उससे ज्यादा की आपकी लायबिलिटी नहीं है, राइट। इज इट क्लियर, ये चीज क्लियर है। एंड फर्दर अगर 253 रुपीज का शेयर है तो ये 153 जो डिफरेंस अमाउंट है ना, व्हाट इज इट, इट इज योर शेयर प्रीमियम, इट इज योर शेयर प्रीमियम, राइट। सो दैट वाज अ कंसेप्ट रिलेटेड, आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी पॉइंट अभी पेंडिंग है, कोई क्लियर नहीं हो रहा है, डू लेट मी नो। हिमांशु जी का मैसेज आया है, विद्या वायर्स के शेयर के बारे में बताएं कुछ सर। देखिए, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द मार्केट शेयर्स ओवर हियर, but we can discuss the concepts related to it. So if you are having conceptual theory or question related to it, we can discuss. ठीक है, चीज क्लियर होगी है। चलिए अभी चलते हैं आगे। वी ऑलरेडी रेड ऑल दीज पॉइंट्स। एंड जब भी कोई अकाउंट ओपन होता है तो क्या उस टाइम पर कोई अलग से इंट्रोडक्शन चाहिए कंपनी का अकाउंट ओपन करने के लिए? नो सेपरेट इंट्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड, कोई अलग से इंट्रोडक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। एंड अगर कोई चेक है कंपनी की फेवर में तो वो सिर्फ बैंक अकाउंट के थ्रू पे होगा। इवन कंपनी का अगर बियरर चेक भी है ना तो उसे ओवर द काउंटर पेमेंट नहीं कर सकते। डेट कैन नॉट बी पेड ओवर द काउंटर, इट इज नॉट टू बी पेड ओवर द काउंटर, बिकॉज कंपनी का जो चेक होगा, राइट, वो ओवर द काउंटर पे नहीं होगा, वो अकाउंट के थ्रू ही पेमेंट जाएगा।
एंड लेट्स से द केस कि अगर कोई कंपनी का चेक है तो वो किसी डायरेक्टर के पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो सकता, दैट विल अमाउंट टू कन्वर्जन अंडर द सेक्शन 131। अगर कोई भी चेक है मान लो डायरेक्टर के नाम पर है, ठीक है, तो वो अलग चीज है, तो वो उसके पर्सनल अकाउंट में जा सकता है। लेकिन मान लो एबीसी कंपनी के नाम पर चेक है, तो ये इसका जो ऑथराइज सिग्नेटरी डायरेक्टर है उसके खाते में नहीं जा सकता चेक, अदरवाइज वो माना जाएगा कन्वर्जन माना जाएगा। एंड एज आई टोल्ड यू द कंपनी इज हैविंग द परपेचुअल सक्सेशन। कल को अगर डायरेक्टर की डेथ हो भी जाती है तो कंपनी जो है वो चलती रहेगी, ऐसा नहीं कंपनी के चेक को पे नहीं किया जाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था अगर इंडिविजुअल अकाउंट होता, इफ इट हैज बीन द इंडिविजुअल अकाउंट, तो क्या किया जाना था, तो उस टाइम के ऊपर अगर पर्सन की डेथ हो चुकी है और बैंक की नॉलेज में है कि हाँ कस्टमर की डेथ हो चुकी है, तो बैंक ऐसे चेक को एंटरटेन नहीं करता, बैंक नेवर एंटरटेन्स सच इंस्ट्रूमेंट। लेकिन देखो कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कंपनी का क्या है, कंपनी तो परपेचुअल सक्सेशन है, कंपनी तो हमेशा चलती रहेगी, कंपनी तो रुकने वाली नहीं है, कंपनी इज नॉट गोइंग टू स्टॉप, राइट। तो उस सिनेरियो में क्या रहेगा, इन दैट सिनेरियो जो चेक है वो क्लियर किया जाएगा, अगर अदरवाइज वो इन ऑर्डर है, अगर अदरवाइज इन ऑर्डर तो उसको ऑनर किया जाएगा, राइट। फर्दर सभी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना मैंडेटरी है, दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज अ क्लोज कि वो रिक्वायर्ड है भाई, रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। जितनी भी कंपनीज हैं उनका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, जब भी वो इनकॉर्पोरेट हो गए हैं तो 15 दिन के अंदर अंदर उनको बेसिकली रजिस्टर्ड ऑफिस अपना लेकर के आना पड़ेगा, उनको उनकी वेरिफिकेशन भी करवानी पड़ेगी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंट्स। मैंने आपको ऑलरेडी बताया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि कंपनी किस तरह से रिएक्ट करेगी, किस तरह से डील करेगी विद द आउटर वर्ल्ड, राइट। एंड कंपनी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंपनी का जो भी पर्पस है वो मेमोरेंडम में बताया जाता है। अगर कोई भी कामकाज किया गया जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बाहर है उसे अल्ट्रा वायर्स कहा जाएगा, दैट विल बी सेड टू बी द अल्ट्रा वायर्स, that will be said to be the ultra wires, right। and अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो ये कंपनी के बायलॉज, इंटरनल रूल्स, रेगुलेशंस के बारे में बताता है, बायलॉज, इंटरनल रूल्स, रेगुलेशंस के बारे में बताता है। अगर कोई भी एक्ट किया जाता है कंपनी के द्वारा बियॉन्ड द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, दैट इज सेड टू बी इंट्रा वायर्स, उसे इंट्रा वायर्स कहा जाता है, राइट। एंड देन इट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी जो है वो इशू करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को, दैट इज अ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी। ये कंपनी का डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, लीगल एग्जिस्टेंस जो है कंपनी की वो इस सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही शुरू होती है। एंड एक ना नोटिस होता है, दैट इज अ नोटिस ऑफ कंस्ट्रक्टिव, जो आपका नॉलेज का नोटिस होता है वो इशू किया जाता है। क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, दीज आर व्हाट, दीज आर द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, दीज आर अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। तो अगर आप कंपनी के साथ डील कर रहे हो तो कभी भी ये नहीं बोल सकते कि भाई मुझे नहीं पता था कि कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या कहता है, मैंने गो थ्रू नहीं किया, दिस इज योर फॉल्ट। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डील विद द कंपनी, यू हैव टू लुक इनटू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यू हैव टू लुक इनटू द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, राइट। तो ये चीज काफी जरूरी है, मैंडेटरी है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक फॉर द बैंक प्रमोशंस। सभी बैंक्स के लिए ये वीडियोस बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। सो अगर आप बैंक प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर टू गो फॉर दीज पर्टिकुलर वीडियोस, दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट। जल्दी से जल्दी ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका एक्सेस जरूर मिल पाए। PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। तो ये स्कीम जो है उसको टोटली रिवैम्प किया गया है, रिवाइज किया गया है एंड काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, राइट। तो सारी डिटेल्स अपडेटेड हैं, अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से हैं। सो मेक श्योर करना कि इन डिटेल्स को नोट कर लेना, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन ओवर हियर। सो इट्स अबाउट द PMAY यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना। अब इसमें दो चीजें रहती हैं, वन इट इज रिलेटेड टू द
PMAYU यानी कि अर्बन एरिया के लिए, और अर्बन एरिया के लिए 2.0 वर्जन इज नाउ अवेलेबल, दैट इज PMAYU 2.0, एंड साथ में है PMAYG जो कि ग्रामीण एरिया के लिए है। बैंक के पॉइंट से देखें तो PMAYG इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, तो वो स्कीम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ अगर हम PMAY की बात करते हैं ओवरऑल इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। प्रधानमंत्री आवास योजना काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है। 2024 से PMAY 2.0 को इंप्लीमेंट किया गया है, एक्सपेंशन एक तरह से PMAYU का। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमने अर्बन पुअर को, जो लोअर मिडिल क्लास हैं, जो मिडिल इनकम हाउस होल्ड्स हैं, उनको हमने हाउस प्रोवाइड करना है, एंड टारगेट यही है PMAY 2.0 के थ्रू, U 2.0 के थ्रू कि एडिशनल जो आपके अर्बन हाउस होल्ड्स हैं जिनको पहले कवर नहीं किया गया था PMAY U फेज के अंदर, उनको अब कवर करना है। अब एलिजिबल अगर बेनिफिशियरीज की बात करें तो हमारे पास कैटेगरीज है, यू मस्ट हैव बीन अवेयर ऑफ दीज कैटेगरीज। लाइक वन कैटेगरीज EWS यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी LIG यानी कि लोअर इनकम ग्रुप की कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी इज रिलेटेड टू MIG1 यानी कि मिडिल इनकम ग्रुप 1 एंड मिडिल इनकम ग्रुप 2 की कैटेगरी है, एंड सेकेंड वन इट्स रिलेटेड टू व्हाट, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये सभी कैटेगरीज, ये चार कैटेगरीज आप मान सकते हैं, EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, LIG लोअर इनकम ग्रुप और लो इनकम ग्रुप, एंड MIG1-2 दैट इज मिडिल इनकम ग्रुप 1 एंड मिडिल इनकम ग्रुप 2। बेनिफिशरीज वुड बी हस्बैंड, वाइफ एंड अनमैरिड चिल्ड्रन। ठीक है, तो बेनिफिशरी है या जो स्पाउस है उनका कोई भी पक्का घर नहीं होना चाहिए, तभी वो इस स्कीम में एलिजिबल रहेंगे। सो इफ यू वांट टू बी एलिजिबल अंडर दिस स्कीम, तो आपका कोई भी पक्का घर जो है वो पहले मौजूद ना हो, राइट। तो PMAY अर्बन जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया 25/6/2015 में, ओरिजिनली इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने इसको लॉन्च किया था, एंड मिशन जो था वो अप टू 31 मार्च 2022 था, लेकिन बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया, एंड लेटर ऑन इट वाज एक्सटेंडेड, राइट। तो एक्सटेंड कर दिया गया था कि जो कंप्लीशन है ऑलरेडी यानी कि सैंक्शन केसेस हैं उसके लिए आपका पहले टारगेट था 31 मार्च 2022 तक का, लेकिन बाद में एक्सटेंड कर दिया। एंड फर्दर PMAYU जो अर्लियर फेज था उसके बाद आ गया PMAYU 2.0, राइट। तो PMAY 2.0 में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें नहीं है, उनके बारे में भी जानेंगे, राइट, क्योंकि लेटेस्ट एग्जाम्स के लिए तो यही इंपॉर्टेंट स्कीम रहने वाली है। ठीक है जी, तो इफेक्टिव हुई थी ये फ्रॉम द 1 सितंबर 2024, राइट। एंड मेजर क्या है कि अगले 5 सालों में जो आपकी एडिशनल बेनिफिशरीज हैं फ्रॉम द अर्बन पुअर लैंड, आपने उनको कवर करना है अगले 5 साल के अंदर अंदर। एंड अब इसमें वर्टिकल्स हैं, एंड दीज आर द रिलेटेड टू PMAY 2.0। कौन कौन से वर्टिकल है? वन, इट इज रिलेटेड टू BLC दैट इज अ बेनिफिशियरी लेड construction, and second it is AHP, that is affordable housing in partnership, third it is ARH that is affordable rental housing, and fourth it is ISS that is interest subsidy scheme। अगर PMAY 2.0 के बारे में देखें, दो जो ग्रुप मैंने आपको बताए, ठीक है, अब इन ग्रुप्स को इनकम क्राइटेरिया वाइज देखा जाता है, इनकम क्राइटेरिया वाइज देखा जाता है, यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जहां पर एनुअल हाउस होल्ड इनकम जो है वो 3 लाख रुपए तक की है, 3 लाख रुपीज तक। ठीक है, और LIG के केस में ये जो एनुअल हाउस होल्ड इनकम है दैट इज वेरिंग अबव, दैट इज एक्चुअली अबव 3 लाख बट इज अप टू 6 लाख रुपीज, राइट। और MIG1 के लिए, फॉर MIG1 this income is above 6 lakh and is up to 9 lakh, and for the MIG2, for MIG2 this is above 9 lakh and up to 12 lakh rupees, अप टू 12 लाख रुपीस। वही क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया, फैमिली में हस्बैंड, वाइफ, अनमैरिड जो चिल्ड्रन है उनको कवर किया जाएगा, एंड कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए, दैट इज द रिक्वायरमेंट। यानी कि कैटेगरी जो है वो EWS, LIG, MIG से रिलेटेड हो सकती है,
और कोई भी पक्का घर ना हो पूरी की पूरी फैमिली मेंबर के नाम में, किसी भी पर्सन के नाम में पूरे के पूरे इंडिया में, राइट। और अगर आपको गवर्नमेंट की किसी स्कीम के तहत से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट के तहत आपको पिछले 20 सालों के अंदर अंदर एक घर अलॉट किया गया था, तो भी आप स्कीम में एलिजिबल नहीं हो। एंड मोर ओवर आपका आधार नंबर या आधार वर्चुअल आईडी नंबर जो है वो रिक्वायर्ड है इंटीग्रेशन करने के लिए, यूजर को स्कीम में जोड़ने के लिए ये चीजें मैंडेटरी हैं। इनकम लिमिट की डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। ईडब्ल्यूएस के लिए अप टू 3 लाख रुपीस, एलआईजी के लिए 3 लाख से 6 लाख एंड एमआईजी के लिए 6 लाख से 12 लाख तक। लेकिन एमआईजी 2 जो था दैट वाज बेसिकली रिलेटेड टू द प्रीवियस पीएमएवाई 2.0 पीएमएवाई स्कीम। पीएमएवाई 2.0 में एमआईजी का क्राइटेरिया सिर्फ एमआईजी 1 तक ही शामिल रखा गया है, यानी कि 6 लाख से 9 लाख तक का शामिल रखा गया है। एंड जो कोई भी सिटीज हैं, टाउन्स हैं, नोटिफाइड एरियाज हैं जहां पर इंप्लीमेंट किया गया था पीएमएवाई को, वहीं पर पीएमएवाई 2.0 को भी कंटिन्यू किया जाएगा। एंड अगर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा कोई और एडिशनल एरिया बताया जाता है तो उसको भी पीएमएवाई 2.0 में कवर किया जाएगा। एंड इस केस में भी प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी रिलेटेड कि अगर घर जो है वो एडल्ट फीमेल मेंबर के नेम में है या फिर ज्वाइंट ऑनरशिप है, लाइक फर्स्ट नेम जो है वो वुमेन का है एंड सेकंड नेम मेन का है, तो वहां पर प्रेफरेंस है, वहां पर प्रायोरिटी है, ठीक है। प्रेफरेंस दी गई है खास करके सिंगल वुमेन के नेम में अगर हाउस है, या फिजिकली जो चैलेंज्ड है, फिजिकली डिसेबल्ड है, या सीनियर सिटीजन है, ट्रांसजेंडर है, एससी एसटीज है, इनको प्रेफरेंस मिलेगी, वल्नरेबल ग्रुप्स को प्रेफरेंस मिलेगी अंडर द पीएमएवाई 2.0। नाउ लेट्स रीड अबाउट द सीएलएसएस। अब सीएलएसएस जो थी दैट वाज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द पीएमएवाई स्कीम, यानी कि जो ओल्डर फेज था ना, उस स्कीम के अंदर एक आपको सब्सिडी दी जाती थी, दैट वाज क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, दैट वाज अ क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। अब ईडब्ल्यूएस एंड एलआईजी के लिए जो सब्सिडी सीएलएसएस के अंदर अवेलेबल थी वो 2022 तक अवेलेबल थी, एंड सीएलएसएस एमआईजी के अंदर जो सब्सिडी थी वो 31/3/2021 तक अवेलेबल थी। एंड उसके लिए थ्रेशोल्ड वही आपकी इनकम स्लैब सेम थी कि एलआईजी के लिए जो इनकम है दैट शुड बी 3 लाख टू 6 लाख, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 लाख तक की हाउस होल्ड इनकम होनी चाहिए, एमआईजी 1 के लिए 6 लाख से 9 लाख एंड एमआईजी 2 के लिए 12 आपके पास इनकम जो थी दैट वाज 12 लाख टू 18 लाख रुपीस, राइट। एंड इफ वी टॉक अबाउट द इंटरेस्ट सब्सिडी, तो पीएमएवाईयू, क्योंकि एग्जाम में कई बार इवन ये भी पूछा जाता है कि सीएलएसएस के हिसाब से बताओ, तो अब आप पुरानी नई नहीं देखोगे, तब आप इसी चीज के ऊपर आप ध्यान रखोगे। तो पुरानी स्कीम के हिसाब से जो सब्सिडी मिलती थी पीएमएवाईयू के हिसाब से, सीएलएसएस यानी कि जो आपके पास क्रेडिट लिंक सब्सिडी मिलती थी डेट वाज बेस्ड अपॉन इंटरेस्ट परसेंट, राइट। तो वहां पर ईडब्ल्यूएस के केस में जो सब्सिडी मिलती थी 6.5% की मिलती थी, 6 लाख तक के लोन के ऊपर मिलती थी। एलआईजी के केस में भी 6.5% की सब्सिडी मिलती थी। एमआईजी 1 के केस में 4% की इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती थी 9 लाख रुपए तक के ऊपर, और एमआईजी 2 के केस में 3% की सब्सिडी मिलती थी अप टू द लोन अमाउंट ऑफ रुपीज 12 लाख रुपीज, ठीक है। मैक्सिमम सब्सिडी जो थी वो एनपीवी बेस्ड थी, डिस्काउंट रेट जो कंसीडर किया जाता था 9% कंसीडर किया जाता था। और ईडब्ल्यूएस एलआईजी के केस में जो मैक्सिमम सब्सिडी मिलती थी ना पुराने केसेस में भी, फॉर द ईडब्ल्यूएस केसेस फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग, इट वाज 2,67,000 ऑलमोस्ट, ठीक है। एमआईजी के लिए 2,35,000 और एमआईजी 2 के लिए 2,30,000 की मैक्सिमम सब्सिडी मिलती थी। और लोन टेन्योर जो था वो मैक्सिमम 20 साल तक के हिसाब से आपको सब्सिडी कवरेज मिलता था। आपका लोन टेन्योर हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन कवरेज जिसके हिसाब से आपका डिस्काउंट रेट कैलकुलेशन होकर सब्सिडी कैलकुलेशन होती थी वो 20 इयर्स के हिसाब से कैलकुलेशन की जाती थी, राइट। एंड देयर वाज अ कंडीशन रिलेटेड टू द कारपेट एरिया आल्सो। कारपेट एरिया यानी कि जो कवर्ड एरिया होएगा उसके ऊपर भी कंडीशन थी। ईडब्ल्यूएस के लिए दिस वाज 30 स्क्वायर मीटर, एलआईजी के लिए 60 स्क्वायर मीटर, एमआईजी 1 के लिए अप टू 160 स्क्वायर मीटर एंड एमआईजी 2 के लिए 200 स्क्वायर मीटर की यहां पर एक रखी गई थी, क्राइटेरिया रखा गया था कि मैक्सिमम जो कवरेज है वो इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा का कवरेज नहीं होना चाहिए। दैट वाज आल्सो द केस देयर। इस चीज को भी वहां पर ध्यान में रखा गया था। क्लियर विद इट, ठीक है जी। लेकिन अब क्या है, अब थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज है।
क्राइटेरिया चेंज है, लाइक वन वी आर हैविंग ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड जो क्राइटेरिया है अब दैट इज नॉट 30 स्क्वायर मीटर, अब वो 45 स्क्वायर मीटर है, ठीक है। एलआईजी से रिलेटेड 60 स्क्वायर मीटर, ये सेम टू सेम है जी, ठीक है। और एमआईजी 1 से रिलेटेड 120 स्क्वायर मीटर है, नॉट 160 स्क्वायर मीटर। एंड एमआईजी 2 से रिलेटेड क्या है, दिस इज 150 स्क्वायर मीटर, ठीक है, जिसके लिए एलिजिबिलिटी बनती है। वुमेन ऑनरशिप कंडीशंस अगर देखें तो ये है कि अगर आप नया घर परचेज कर रहे हो और देन इट शुड बी इन द नेम ऑफ फीमेल या फिर जॉइंट नेम में होना चाहिए जहां पर फीमेल का नेम अवेलेबल हो। अब ये नई परचेजेस के लिए ये वाला रूल एप्लीकेबल है, नई परचेजेस के लिए ये वाला रूल जो है वो एप्लीकेबल है। क्लियर विद इट। एंड मैंने आपको यहां पर बताया कि इंप्लीमेंटेशन के फेजेस है, लाइक इन केस ऑफ इंप्लीमेंटेशन आई टोल्ड यू अबाउट द 4 फेजेस, जिसमें हमने देखा कि बीएलसी है, एएचपी है या आईएसएस है, राइट, डिफरेंट फेजेस थे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बीएलएच, सॉरी बीएलसी क्या होता है। देखो जो फैमिलीज हैं जिनके पास अपना खुद का लैंड है और वो कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं या इन्हांसमेंट करना चाहते हैं, तो उस केस में एक सेंट्रल असिस्टेंस दी जाती है 2.5 लाख रुपीस की, 2.5 लाख रुपीस पर हाउस के हिसाब से एक सेंट्रल असिस्टेंस दी जाती है। एंड इन केस ऑफ एएचपी दैट इज अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, ठीक है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत है, तो 35% अगर घर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बनाए जाते हैं, राइट, जैसे मान लो कोई डीलर है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, वो 35% घर जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पर्पस के लिए बना रहा है, तो वहां पर हाउस बेसिस पर 1.5 लाख रुपीस की सेंट्रल असिस्टेंस मिलेगी। कितनी? 1.5 लाख रुपीस की पर हाउस सेंट्रल असिस्टेंस मिलेगी, ठीक है। एंड अगर हम आईएसएस की बात करें, ठीक है, अगर हम आईएसएस की बात करते हैं, दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के बारे में बात करते हैं, देन इट्स अबाउट कि ये ईडब्ल्यूएस एंड एलआईजी कैटेगरी के लिए था कि इंटरेस्ट बेस्ड सब्सिडी मिलती है। अब एमआईजी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, यानी कि पहले जो था वो पीएमएवाई के अंदर आपको मेजरली इसमें कवर किया जाता था, लेकिन अब रिस्ट्रिक्शन है, उस केस में अब रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। दैट वाज द सिनेरियो। क्लियर है ये पार्ट? यहां तक के सभी पार्ट अगर क्लियर हो गए, प्लीज डू लेट मी नो एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी कंफर्म कर दें, राइट। सो दैट वाज द मेजर पॉइंट्स एंड नाउ इट्स रिलेटेड टू द पीएमएवाई यू 2.0, पीएमएवाई 2.0। तो इंटरेस्ट सब्सिडी के बारे में जानते हैं, सब्सिडी फॉर होम लोन्स जो कि सैंक्शन एंड डिसबर्स किए गए हैं 1 सितंबर 2024 के बाद, क्योंकि यही इसका गाइडलाइन का स्ट्रक्चर था। तो अगर कोई घर बनाया गया है, सब्सिडी दी जानी है, तो वो एप्लीकेबल रहेगी उनके ऊपर जहां पर हाउसिंग लोन सैंक्शन किए गए हैं 1 सितंबर 2024 के बाद, राइट। अब इसमें कौन कौन एलिजिबल है? ईडब्ल्यूएस एलिजिबल है, एलआईजी एलिजिबल है, एमआईजी एलिजिबल है, लेकिन अब एमआईजी का जो कैप है वो 9 लाख रुपए तक का इनकम कैप रखा गया है और पक्का घर नहीं होना चाहिए, और तभी एलिजिबल होगा अगर हाउसिंग इनकम जो आपकी हाउस होल्ड इनकम है डेट इज अप टू ₹9 लाख, एंड लोन वैल्यू मैक्सिमम 25 लाख तक की हो सकती है और प्रॉपर्टी वैल्यू 35 लाख तक की मैक्सिमम हो सकती है, नॉट मोर देन दैट। यानी कि 35 लाख तक का आपका जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो मैक्सिमम हो सकती है, नॉट मोर देन दैट। उससे ज्यादा की वैल्यू है तो आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी, देन यू वॉन्ट बी कंसीडर्ड एलिजिबल, देन आपको उस पार्ट पे कंसीडर्ड एलिजिबल नहीं माना जाएगा। क्लियर विद इट? ये चीज क्लियर होगी है। और साथ में अब कारपेट एरिया का भी है। अब देखो नई कंडीशंस है, दिस इज न्यू एप्लीकेबल कंडीशंस। अभी तक जो हमने रीड आउट करा दैट वाज रिलेटेड टू द प्रीवियस वंस, मैंने आपको बताया अपडेशंस के बारे में बताया जो अपडेशंस पहले हुई थी, लेकिन पीएमएवाई 2.0 के अकॉर्डिंग जो कंडीशन है इसमें आपके पास ग्रुप है। ईडब्ल्यूएस के लिए कंडीशन जो है डेट इज 3 लाख रुपीस हाउस होल्ड इनकम, एलआईजी के लिए 6 लाख तक की हाउस होल्ड इनकम, और एमआईजी के लिए सिंगल कैटेगरी है आप, डेट इज 9 लाख रुपए तक की आपकी हाउस होल्ड इनकम हो सकती है, और कोई भी पक्का घर पहले नहीं होना चाहिए आपका पूरे के पूरे इंडिया में, और तभी एलिजिबल है अगर आपकी फैमिली इनकम 9 लाख रुपए तक की है इन टोटल, राइट। यानी कि ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी अप टू 9 लाख रुपीस, और लोन की वैल्यू अगर आप जो लोन ले रहे हो वो 25 लाख तक का मैक्सिमम होना चाहिए, एंड प्रॉपर्टी वैल्यू जो है वो 35 लाख तक की मैक्सिमम होनी चाहिए प्रॉपर्टी की वैल्यू, राइट। एंड कारपेट एरिया जो कवर होगा डेट इज अप टू 120 स्क्वायर मीटर्स नाउ, डेट इज अप टू 120 स्क्वायर मीटर्स नाउ। प्रीवियस वाले जो थे चीजें वो अब खत्म हो चुकी हैं, उनको एबॉलिश कर दिया गया है, डेट इज नाउ अवेलेबल। एंड सब्सिडी जो मिलेगी वो जो पहले 8 लाख रुपए हैं
उसके ऊपर सब्सिडी मिलेगी और 4% के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी, राइट। पहले इंटरेस्ट सब्सिडी ज्यादा थी, 2,67,000, 2,35,000, 2,30,000 इस तरह हिसाब से सब्सिडी थी, बट नाउ दैट्स नॉट द सिनेरियो। पहले ईडब्ल्यूएस एलआईजी के लिए 2,67,000 तक की सब्सिडी थी, बट नाउ दैट इज नॉट द सिनेरियो। अब जो सब्सिडी अमाउंट है वो 4% के हिसाब से सब्सिडी है, 6.5% के हिसाब से सब्सिडी नहीं है। और पहले 8 लाख रुपए जो है लोन के, उनके ऊपर सब्सिडी है, और जो डिस्काउंटिंग करके सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी वो प्रोवाइड की जाएगी अप टू द टेन्योर ऑफ 12 ईयर्स। 12 साल का टेन्योर जो होगा उसे कंसीडर किया जाएगा सब्सिडी के लिए। और मैक्सिमम टोटल रिलीज जो हो सकता है दैट इज 1,80,000 रुपीज, 1,80,000 हो सकता है। और मैक्सिमम जो नेट प्रेजेंट वैल्यू कंसीडर की जाती है 8.5% के ऊपर, दैट इज कंसीडर टू बी 1.5 लाख रुपीज, ठीक है। अब मैक्सिमम रिलीज होगा, ठीक है, लोन टेन्योर जिस केस में 5 साल से ज्यादा है वहीं पर सब्सिडी को रिलीज किया जाएगा, देयर ओनली द सब्सिडी विल बी रिलीज्ड। ये कंडीशन भी अब लगा दी गई है। डिसबर्समेंट के बारे में देखें तो 5 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स होंगी जिसमें सब्सिडी रिलीज की जाएगी, एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा डायरेक्टली इनटू द लोन अकाउंट। सिर्फ और सिर्फ तभी होगा अगर लोन एक्टिव है एट द टाइम ऑफ रिलीज, एंड 50% से ज्यादा अगर प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, सिर्फ और सिर्फ तभी आपकी सब्सिडी आपको दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये कुछ लूप होल्स देखे गए थे पुरानी स्कीम में, उनके हिसाब से ये कंडीशंस अब लगाई गई हैं। दीज कंडीशंस आर नाउ अवेलेबल, तो इनका भी ध्यान साथ में रखना पड़ेगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस स्कीम को लेकर के। मैं दोबारा से फटाफट से आपको रिकॉल करवा देता हूं। पहली बात है कि हाउस होल्ड इनकम की कैटेगरी लगा दी गई है, एंड ये कैटेगरी लगाई गई है फॉर ईडब्ल्यूएस 3 लाख रुपीज, फॉर एलआईजी 9 लाख रुपीज, फॉर एमआईजी 9 लाख रुपीज, ठीक है। सॉरी, एलआईजी के लिए 6 लाख है और एमआईजी के लिए 9 लाख है, ठीक है। एंड कोई भी पक्का घर नहीं होना चाहिए। फैमिली इनकम मैक्सिमम 9 लाख तक की हो सकती है। लोन वैल्यू 25 लाख, प्रॉपर्टी वैल्यू 35 लाख, कारपेट एरिया 120 स्क्वायर मीटर तक का मैक्सिमम हो सकता है। सब्सिडी 4% के हिसाब से मिलेगी, 8 लाख के ऊपर मैक्सिमम 1,80,000 की सब्सिडी मिलेगी, और 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगी। डीबीटी के थ्रू डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगी। लोन आपका एक्टिव होना चाहिए और 50% से ज्यादा आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। 50% से ज्यादा आपका जो प्रिंसिपल है दैट शुड बी आउटस्टैंडिंग, राइट। एंड पीएलआई जो क्रेडिट है सब्सिडी, ठीक है, पीएलआई जो है यानी कि प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो सब्सिडी को अपफ्रंट आपके डाल सकते हैं बाय डिडक्टिंग फ्रॉम प्रिंसिपल। ईएमआई जो पेएबल होगी ऑन रिमेनिंग प्रिंसिपल एट द लेंडिंग रेट वुड बी अवेलेबल, यानी कि जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपके अकाउंट में डाल देंगे। जैसे ही उनके पास ये इंस्टॉलमेंट आएगी तो वो आपके अकाउंट में उसको क्रेडिट कर देंगे, एंड ईएमआई जो है वो रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर लेंडिंग रेट के हिसाब से पेएबल रहेगी, ठीक है जी। फिर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के बारे में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या एक्सक्लूजन है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। सबसे पहली चीज है सब्सिडी सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी के ऊपर मिल सकती है, ओनली वंस पर प्रॉपर्टी। बायर अगर जिसको पहले किसी प्रॉपर्टी के ऊपर सब्सिडी दी जा चुकी है उसके ऊपर दोबारा से सब्सिडी नहीं मिल सकती है। एंड फर्दर अगर सेम फैमिली मेंबर्स मल्टीपल लोन लेते हैं सेम प्रॉपर्टी के ऊपर तो उसे वन फैमिली इनकम बेसिस के ऊपर कंसीडर किया जाएगा, यानी कि मल्टीपल लोन्स के ऊपर सब्सिडी नहीं मिलेगी। एंड फर्दर बैलेंस ट्रांसफर की बात करें तो आप सब्सिडी को दोबारा से क्लेम नहीं कर सकते। मान लो अगर आपने पहले फर्दर जो आपके प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन थी उनसे क्लेम नहीं किया था और आपने लोन को टेक ओवर करवा लिया किसी और बैंक में, वहां पर जाकर के आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। एंड अगर इनकम या प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो एक्सीड कर जाती है, यानी कि अगर आपकी इनकम 9 लाख रुपए से ज्यादा हो गई, या फिर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 35 लाख से ज्यादा हो गई, या फिर आपकी घर बनाने की जो वैल्यू है वो लोन की वैल्यू है वो 25 लाख से ज्यादा हो गई, तो आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे। देन यू वॉन्ट बी कंसीडर्ड एलिजिबल, राइट। Then further it's related to PMAY-G, that is प्रधानमंत्री आवास योजना इन ग्रामीण एरिया, ठीक है। तो इसे कंटिन्यू किया गया 2028-29 तक ये स्कीम चलेगी। फिर से टारगेट है कि 2 करोड़ घर बनाने हैं। अब असिस्टेंस क्या है कि प्लेन एरियाज में 1,20,000 रुपए पर घर के हिसाब से आपको असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, और एनई एरियाज में
यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं या फिर हिल एरियाज जो हैं, ठीक है, उसके केस में या यूटीज के केस में, जम्मू कश्मीर के केस में, लद्दाख के केस में ये लिमिट जो है वो 1,30,000 रुपए की है। ठीक है, असिस्टेंस जो प्रोवाइड की जाएगी, डेट्स ऑल अबाउट इट। आई होप कि आपको अब प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, जो अर्बन इसका 2.0 वर्जन है, उसके साथ रिलेटेड सभी डाउट्स कंप्लीटली कवर हो गए होंगे। राइट, दैट विल बी ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन बी लेटिंग नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फर्दर डू डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक IIBF24/app। एंड अगर आप iOS यूजर हैं, इट विल बी आस्किंग फॉर द ORG कोड विच इज GEGKT। So just do download the application and start your preparations. Thank you so much and see you again in the next video.